कर्म शुरू करना होता है, सबसे पहले स्नेहन होता है। स्नेहन होता है, चाहे वमन करना हो, चाहे विवेचन करना हो, चाहे नस्य कर्म करना हो। वैसे फॉर्मेलिटी के तौर पे नस्य कर्म करना हो तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हर एक चीज में स्नेहन कर्म करना जरूरी होता है। और तो स्नेहन क्या पूरे शरीर पे किया जाता है? दो प्रकार से किया जाता है स्नेहन। पूरे शरीर का ही होता है स्नेहन। नहीं, जैसे एक तो मुंह से पिलाते हैं, मुंह से पिलाना भी होता है, बाहर से मालिश। वही तो कह रहे, दो प्रकार का हो गया ना। तुम सवाल तुम करो ना भाई। स्नेहन दो प्रकार का होता है, एक में जिसमें शरीर के ऊपर लगाया जाता है और दूसरा जिसमें पिलाया जाता है। पिलाने वाला कैसे, क्या क्या मात्रा थी बताओ, कल तुमने पढ़ा है, बोलो। 30 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम। 5 दिन तक देना है शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। अगर इसका स्नेहन कराएंगे तो इसको 20 ग्राम दें क्या? इसको 5 ग्राम काफी है। अब गुरुजी का क्या होने जा रहा है वैसे? अब जैसे अब टाइम में घी लोग पी नहीं सकते तो आप उसको कसार बना लीजिए, माफ करना, कसार को खिला दीजिए। हमारे लोगों ने ऐसा किया, मुझे दुख है कि मेरे गांव में चोरी हुई है। ठीक है, अगर पान नहीं कर सकते उसका कसार बना लो। जैसे आटा भून लिया, आटा भून के उसमें अगर मीठा डालना है, सेठा मिश्री डाल के वो खा लो, वो भी स्नेहन। हमें विरेचन या वमन कर्म करने से पहले कम से कम 1 किलो घी खाना होता है। अच्छा, वो चाहे यानी कि कैसे भी कैसे सब्जी में डालो, चूरमा बना लो। देखो, इसमें जो बेसिक निकल के आया, जो डॉक्टर साहब ने बताया, स्नेहन 2 प्रकार का होता है। मेरी तरफ मत कपड़े निकाल रखे उस तरह रख, इस तरह। स्नेहन जो है 2 प्रकार का हुआ। तुम्हें मैं रिवाइज करवा देता हूँ साथ के साथ। तुम शर्माते रहते हो, इधर ले ले, मत कर, नहीं तो रिकॉर्ड खत्म। साथ साथ एक में तो पीना होता है और एक में लगाना होता है। दो सीधी सी बात मोटी, पीना और लगाना। पीने की शुरुआत आप 5 ml से करोगे। अगर 7-8 साल का बच्चा है, उसको स्टेमिना के अनुसार 5, 10, 15, 20 ऐसे 5 दिन तक, श्रेष्ठ 7 दिन होता है। ऐसा ही है, जब तक घी की डकार ना आने लगे ना तब तक पिलाना है। ये एक और बहुत आता ही बजा। जब तक डकार नहीं आए, यानी कि 10-15 दिन ना आए तो अपने लेते रहो, ठीक है ना। 10-15 दिन इतना घी खाएंगे तो 7-8 दिन 9 दिन में आने लग जाती है। तो अगर घी डायरेक्ट नहीं खा सकते तो कसार होता है अपना, हमारे कसार या पंजीरी बोलते हैं, आप तो कुछ और बोलते हो। आटे को भून लो और वो खाते जाओ। और इतने मात्रा को घी को लेना है। मेन बात ये, घी को लेना है। दाल में घेर के पी लो, है ना, दूध में घेर के पी लो, उसमें मीठा मिला के खा लो, या फिर जो 1 किलो लेना है, 1 किलो लेना है कम से कम। कम से कम 1 किलो तो होना चाहिए। एक दिन में कितना ले सकते हैं जी? कितना भी लो, कैपेसिटी है। कसार खाएंगे कैपेसिटी है वो 1 किलो घी हमने सप्ताह में खत्म करना है। मैं इस हिसाब से करता हूँ, सोमवार से शुरू होता है, कहता हूँ संडे तक ये कसार खत्म करना है भाई। अडल्ट के लिए, अडल्ट के, बच्चों के होता ही नहीं है। तो वमन विरेचन कर्म और ये स्नेहन 15 साल से विरेचन के लिए यूज करते हैं, वमन के लिए, दोनों के लिए। यानी कि दोनों ही वमन विरेचन करने से पहले ये शुरू करना है। ठीक है, वमन और विरेचन में अंतर क्या है? 2 दिन से सोए या कुछ है बताओ। वमन तो मुंह से निकलता है, वमन तो उल्टी मुंह का योगदान है, और विरेचन गुलाब से ऐसे टिप्स पे हो जाना चाहिए। हाँ। वमन उल्टी, विरेचन, समझ गए? वमन कर्म होता है कफ दोष के लिए, विरेचन कर्म होता है वमन कफ के लिए क्यों होता है, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। पूरे शरीर में ऊपर क्या है, इधर कफ है ना, और नजदीक क्या पड़ता है मुंह के, तो इधर से कफ निकाल रहे हैं। और विरेचन, यहाँ लेटरिंग है ना, और नजदीक क्या पड़ता है, गुदा द्वार। ऐसे याद कर लो, वमन और विरेचन। और बताओ आगे। वमन विरेचन हो गया। अब वमन विरेचन के बाद फिर बस्ती पे चलेंगे, हैं? निकाल दीजिएगा। घी अभी तो जो तेल है, जैसे वायु के रोग हो तो वायु का तेल, सेंधवादी तेल, मानायन तेल, महाविष का तेल यूज करना। अगर वायु के रोग है तो वातनाशक औषधियों से जो सिद्ध किया हुआ तेल है ना। अगर पित्त वाले तो पित्त का, कफ पित्तनाशक है तो पित्तनाशक औषधियां, और कफ का है तो और कफनाशक। गाय का घी त्रिदोष सामक है तो कहीं में भी यूज कहीं में भी यूज किया सकता है। गाय का घी घी नहीं है, अमृत है। ठीक है, इसलिए अमृत के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चश्मा संभाल के रखना है, इसकी गुलामी बता। आ जाओ।
एक जना दे मुंह चलाते रहे। चाणक्य को बुला लो। आ जा चाणक्य। ये घी बेकार मत होने देना भाई, लेके गाय खिला देना। पेट को छोड़ करके मालिश करनी होती है। आज इधर और मेरे शाम का घी भी खाने का प्रबंध कर देना 50 ग्राम। आगे विरेचन करवाओगे क्या करवाओगे? जब मेरा कर लोगे जब दूसरे की अनुमति देंगे कि सफल हो। 2 दिन का रेस्ट चाहिए बिल्कुल। बाहर नहीं जाना, बेड पे सोए रहना, वो तो संभव नहीं है। कल ही दिल्ली जाना है। करना होगा। वमन वमन भी नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ किया था, एक लड़का मैंने रख रखा था, उन्होंने मेरा विरेचन क्रम कर दो, मैंने उसका विरेचन क्रम कर दिया और वो घर चला गया बस में। करने के बाद ना, करने के बाद ना करने के बाद तो नहीं जाऊंगा ना। मैं दूसरे दिन गया था एक्चुअली, उस दिन तो 10 तो रुक अब गए मुझे थे। कल जाना जरूरी है। आज थोड़ा विरेचन कुछ नहीं होगा। आज घृत नहीं लूँ, ये कहना चाह रहे हो ना? घृत लेने से कुछ नहीं होता। जब वो वमन और विरेचन कर्म करते हैं तो वायु दोष वो मैं समझ गया। जैसे अब मैं 6 दिन 7 दिन लगातार घी पी लूँ और फिर जब मेरा 1 सप्ताह में यही हूँ, 1 2 3 4 5 6 10 तरह उल्टी लगाने के बाद 2 दिन का रेस्ट चाहिए। बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करेंगे अपने आप से ही ना। पहले मेरे शरीर का सारा कर दो जो करनी R&D पे ना। इसीलिए वमन कर्म तो हो ही नहीं सकता। न कफ प्रकृति है न कफ दोष है। विरेचन तो कोई भी ले सकता है। फिर विरेचन करवा दो तो। गुरुजी इसके लिए समय भी कुछ होता है? सुबह ही होना चाहिए, दोपहर में होना चाहिए? 2 पैर तक कभी कर लो, पर विरेचन कर्म तो पूरे दिन चलता है। अच्छा, वमन सुबह होता है? वमन का तो घंटा का लगता है बस। दोनों हाथ से मालिश करो ऊपर से नीचे। जो मेरे को मालिश करेगा मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। मैं आंख बंद है मेरी, ये पर बता रहा हूँ। वो जिंदगी भर मेरे पास ही रहेगा। हाथ लगाने से पहले सोच लेना। ऊपर से ऐसे हाथ को उठा के ये हाथ तो कुछ जाना जाना सा लग रहा है। धर्मराज, धर्म के राज्य की स्थापना करना ये धर्मराज का उद्देश्य होता है पेट ना। को छोड़ के सब तक मालिश कर दे। छाती की भी करनी है, छाती की भी हो जाएगी, पेट की नहीं होगी। आप बताओगे तो कैसे स्टेप चलो? जैसे इसमें 2 होते हैं, एक उधर से हाथ का करता है, एक इधर से हाथ का कर दिया। टेम्परेचर पैर पे आगे मेंटेन पैर का वो कर दे, एक पैर का ये इधर वाला कर दे, फिर मोटा करके ऐसे ही में डाल देना। ठीक है। पेट में 2 आदमी जरूर है। एक इधर से एक इधर आजा भाई, कौन जा रहा है? ये बोतलों वाले डब्बे हटा दो ताकि उधर भी जाके कर सके ना। टेबल उठा गुरुजी इसका बेनिफिट क्या है, जो मोस्ट इफेक्टिव बेनिफिट है सबसे ज्यादा तेल धारा का? इसके लिए ये तो शरीर के शोधन के लिए होती है। शरीर के अंदर चिकनाहट जो वायु का दोष है वो समन हो जाता है। और सारा जो विरेचन करने के लिए दोष है ना, सारा पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। या फिर वमन कर्म करते हैं तो छाती में इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। और विरेचन कर्म करने से पहले दिन मतलब पित्तवर्धक आहार लेना पड़ता है, जैसे पकोड़े, चाउमीन, बर्गर वगैरह, फास्ट कुछ भी खा लिया, गरम मसाला सब पूड़ी तला हुआ, ताकि पित्त ज़्यादा प्रकोपित हो जाए। और इसको हाथ को कुछ और भी तरीके से कर सकते हैं क्या? जैसे जब प्रेस करता है तो चुभता है, क्या मैं आदर रखूं ऊपर? आधा रख लो बस, वही ऐसे 45 मिनट करनी है एक आदमी की। 45 मिनट मालिश के बाद मालिश मालिश अच्छा, गुरुजी मालिश नीचे से ऊपर की तरफ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ? ऊपर से नीचे। इसका क्या कारण है ऊपर से नीचे का? दोष निकाल नीचे की तरफ आ जाए। अच्छा, और जो खून का सर्कुलेशन है वो जो शरीर की जो मोटर है ना, वो एक तो C1 C2 C3 के पास लगी हुई है। एक लुम्बागो सिस्टम यहाँ L3 L4 S1 के पास है। तो वो जो खून का सर्कुलेशन है वो ऊपर से नीचे आता है, नहीं नीचे से ऊपर जाता है। तो हमेशा मालिश ऊपर से नीचे करनी चाहिए? हाँ, ऊपर से नीचे करना। नहीं, मैंने सुना कहते हैं हृदय की तरफ करनी चाहिए।
बोला गया कि अभ्यंग में पहले पाँव से शुरू करना चाहिए, जैसे अभ्यंग करना सुबह तो करेंगे पाँव से फिर से करना है। लेकिन हाथ उसी को लगाने तो जाएगा नहीं भाई, ये बात ध्यान करना। वहाँ तो लगाने से पहले सोच लेना। सोच लेना है, धर्मराज ने किया है ये किसके हाथ ऊपर मत लेके जाओ हाथ को। हाँ, घर वालों को भूखा मरने नहीं देंगे, आपको मान सम्मान उनका मिटने नहीं देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये हाथ यहाँ जाके हाथ पैर को उठाना पड़ेगा, हाथ को उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ से लाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की डायरेक्शन को मान ले। ओ ओ, इस अंगूठा टूटा हुआ है, अंगूठा टूटा हुआ है। इसको छोड़ दो। अंगूठा आयुर्वेद से जोड़ा है ये। इधर आ जाइए आप। देखो दोबारा ऐसे किसी होता ने है। हाँ, बताओ। ये होता है। हाँ ये और इसको दबाना ऐसे जैसे माँ हो तुम मेरी सारे ना, सब माँ बन जाना, ये बेटे को दुख ना हो। डॉक्टर साहब ने बताया थे ना, याद कर लेना। ये होता है, इसमें पूरे मालिश भी हो जाता है और फील्ड से भी होता है, क्योंकि 45 मिनट ऐसे ही चलता है पूरे शरीर का। करने वाला का भी तेल निकल जाता होगा। करने वाला का निकल जाता है, करने वाले का तेल भी इसमें आता है। छाती का बस यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे घुमाना पड़ता है छाती को। भाई चाणक्य, इसको अच्छे से देख ले, ऐसा नहीं हो, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तो आंख बंद करके हूँ तुम्हारे भरोसे। मैं थोड़ी ना करूँगा इसको। धर्मराज जी बेटा अच्छे से देख ले, सारा तेरा काम है। तुम बोलोगे क्या? मालिश मुझे कोई भी आके करवा सकता है इनसे। हाँ, कोई भी करवा सकता है, मेरे बात तेरी करनी है तो कर देंगे अभी हम। इनके चार्जेस क्या लेते हैं डॉक्टर साहब? मैं तो लेता हूँ 250 रुपये पर पंच करूँ, अच्छा, और जो दवाई मेडिसिन का चार्ज होता है वो अलग, गुड़गांव की रेट अलग है। जैसे 250 रुपये में घी भी लगा देते हो आप ये? नहीं, मेडिसिन अलग होगी ना। करने के 250 रुपये। मैं तो सोचा आपके पास ही आ जाऊं। 250 का तो घी लग जाएगा ज़्यादा। 1000 का घी है ये। जैसे मेडिसिन पेशेंट की 250 रुपये करने का एक दिन का। ठीक है, समझ गया मैं। भाई चाणक्य, अपनी मेडिसिन की लागत और इनसे लिख लेना सारी चीज़ें। अब कल से शुरू कर देना इसको, परमात्मा का नाम लेके। मेरे से भी ले लेना 250, कल मैं फिर करवाऊंगा तुमसे। कैसे करना है झटके से? ऐसे चलती है वो। जैसे रेकी वाले करते हैं ना, ऐसे तो दोष को हटाने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे हाथ है ऐसे ही आपने पूरे उसमें पंखा वगैरह, हवा वगैरह वर्जित है या? वर्जित है। अच्छा, यहाँ से नहीं दबानी पड़ेगी करने वाले। अरे भगत सिंह है, भगत सिंह हाँ तू कर बेटा, तुझे तो रहना है ना जिंदगी भर साथ है, या किसके का? डरो मत, मैं तुम्हें कोई ऐसे और गुरु जी इसमें पेशेंट का खाना पीना ऐसा करने से पहले कुछ उसको एक दिन पहले तो बताया कि तला हुआ खाना है। उसके पूरे उपकरण अलग अलग होते हैं। देखो ये बताया, किसका विरेचन का बताया आपने? चला हुआ। हाँ, तो देखो पित्त, इसका कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। इसका कंसेप्ट ये है, जिनको पित्त के लिए करना है तो उनको पित्तवर्धक चीजें खिलाओ, ये कह रहे हो डॉक्टर साहब? जैसे आपको लैट्रिन के दरवाजे से निकालना है पित्त, तो जिस दिन विरेचन करने से पहले तुम पकोड़े खिलाओ, पित्त बढ़ता है पकोड़े से। और कौन सी चीज बढ़ाती है पित्त? सारे फास्ट फूड, तली हुई चीजें, तली हुई चीजें, सारी चीजें, पूरी पराठा वगैरह, पूरी पराठा, जिसका बंद किया जाता वही वो सारी चीजें खिला दो। ये एक दिन पहले करना है ना। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में बात आई, वो दिन कौन सा होगा? हाँ भाई, जैसे 5 दिन तो पहले तुमने घी खिलाया, ठीक है, तो वो एक दिन, जब 5 दिन घी पूरा हो जाए उससे एक दिन पहले, यही कह रहे हो डॉक्टर साहब? समझे? ये पॉइंट तुम छोड़ के जाओगे तो फिर तुम यहाँ बोले कुछ नहीं सिखाया। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बोतल धुलवा ली हमारे से,
है ना, और पाउडर पैक करवा लिया, सिखाया नहीं। सारे लोग हो ना अभी इस समय, वो अर्क वाले भी आ जाना हैं, उनको बुला लो बेटा। देख उस समय तो मैं वही बोल रहा था जो उन सबको सुना चुका हूँ। एक बच्चा बुला के ले गया। ये गुरु जैसे बीच में कुछ भी पानी वानी मांगे तो इनको दे सकते हैं? ना ना, कुछ नहीं देना। बिल्कुल टाइट रखना है। कभी सोचो देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे पास आ गया और वो पानी मांगे तो तुम जल्दी से ले आओ जी गर्मा गर्म जूस भी पिला दो। गर्म पानी फिर भी ले सकते हैं अगर ज्यादा ही प्यास लग रही है, ठंडा नहीं लेना, गर्म पानी। मटके का भी उनको बुलाने के लिए गया के चिकित्सालय वालों को? खाने के लिए कब तक नहीं देना, अब बच्चे हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए। बच्चे गए मनीष है। पूरा गर्म होगा, खाने के लिए 1-1.5 घंटा बाद दे दो। अरे मनीष तो रिकॉर्डिंग बना रहा होगा, कोई और ले लो है बच्चा। गरिष्ठ नहीं ना, हल्का। मनीष इसको आप यूज कर ले मेरे भाई, छोटी बनानी पड़ेगी ना। पहले कैसे खाना, बाद में आनंद आ रहा है? विरेचन कर हाँ। कैसे डाइट बढ़ाना। आनंद इस बात का आ रहा है कि कई दिनों से पेंडिंग था, पंचकर्म का काम शुरू करना था, शुरू हो गया। शरीर तो हमेशा ही आनंद की स्थिति में रहता है। मेरे फोन पे अगर संदीप का फोन आ रहा है ना, संदीप, तो एक बार उठा लेना, उसको पूछ लो वो मिल गया क्या उसको। ट्रस्ट रीड सिरोधारा करने के लिए भी स्नान करना पड़ता है। दो फोन है, क्या बात कर रहे हो? तेल लिया सिरोधारा सरसों के तेल से हो जाएगी। आपके पास वैसे तो तेल है भी नहीं, वो कोई भी तेल ले लो, हमें उसे खाना है। कितना तेल उनको वैसे बता देता हूँ। ना ना ना, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल सवाल उठेंगे ना उससे। ले आओ ले आओ तेल ले आओ भाई, गैस चूल्हा वो मंगाओ, फिर गरम तेल डालना है, गुनगुना तेल। है तो गुनगुना भाई रसोई से करवा ले ना। इसी को गर्म करवा दीजिए ना। हाँ, एक काम कर दो, कभी भी गर्म करना हो तो पानी में रख के गर्म होगा, डायरेक्ट गर्म नहीं है। एक घी को गर्म करवा दो पानी में रख के, घी को ही गर्म करवा दीजिए, डायरेक्ट गर्म नहीं होगा। समझ गया भगत सिंह? इस घी को पहले एक कटोरी में या गिलास में डाल ले और उस गिलास को पानी में रख उसको गर्म करा, यही बात है ना? समझ गया? मतलब पानी गर्म ले आओ, उसमें रख गर्म पानी में इसको रख देंगे, गर्म हो जाएगा। नहीं यहाँ गैस नहीं है ना अभी। तो उसमें अर्घ वाला ड्रम में ले जाकर गर्म करके और लो। हाँ ये सही है, देख कितना बढ़िया आइडिया दिया। विप्लव आ गया क्या? दे दो किसी को गर्म करने। किसी को दे दो, कर ले। मैं जा रहा हूँ। इसको भर के फिर करना होता है, 45 मिनट होती है। नहीं, कितना घी तेल आ जाता है? 1 लीटर या इसकी करनी है अब अपने को, इसको भूख भूख नहीं लगती, सबसे पहले इसी को सुधारना है भाई। सारी चीज पूछ लिया मैंने डॉक्टर साहब से, तेरा करेंगे, मैं अपने हाथ से करूँगा तेरा, ठीक है? पहले तो सब रिचन करना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है आयुर्वेद की। आज शाम को पराठे भाई कौन जाने वाला था? आ जाए मेरे पास। हाँ जी, बोलते जाओ आप, आ जाओ नजदीक आ जाओ, बताए। इधर से करना है, उधर तो मेरे पास गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है, और ये बिल ऑनलाइन जनरेट किया हुआ है उन्होंने, तब ऑनलाइन ही जनरेट होता है, तभी मुझे कॉपी मिलती है। वो लगता है सिरोधारा तो वैसे हाँ, कैसे तो करनी चाहिए। इतना सर, इतना अपडेट तो शायद मुझे उनसे कस्टमर सपोर्ट से बात करके पता लगेगा सर। इसका मैं ऑफिशियली डाटा कहाँ देख सकता हूँ कि लोकेलिटी आ गई है और मुझे दिख जाए। अरे न्यूज़पेपर के लिए एक फ़ोटो भी खींच लो, चारों तरफ खड़े हो गए तुम, और इसकी मनीष है घी और डाला ऐसे। हाँ, ऐसे रूटीन घूमता रहेगा, ठीक है, गर्म होता रहेगा। इसको जैसे गैस साइड में चलती रहती, पानी में तेल रखते हाँ। जाओ, वो ऐसे गुनगुना चलता रहेगा। हाँ, ये नहीं ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऐसे गर्म करे, ऐसे सर्कुलेट घूमता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और बताओ, जैसे यही घी बार बार यूज कर सकते हैं? ये खत्म हुई तो नहीं होती है, तो दोबारा डाल के फिर डाल दो है, या एक व्यक्ति पे घी जो प्रयोग होगा वो लोग इनके एक्सेस करना सेंटर वाले। गुड़गांव में तो चल रहा है कि वो यूज कर रहे हैं, पर मैं तो हर पेशेंट का अलग रखता हूँ। उनका होता है पैकेज सिस्टम, तो पैकेज सिस्टम अलग हिसाब होता है, ऐसे अलग। का डाटा है। मेरा रहता है पेशेंट की मेडिसिन रहती है, उसकी अलग।
इसको बीमारी क्या आते हैं कस्टमर सपोर्ट वालों को किसी को सो रही हो तो दाद हो रहे हो तब वो दूसरे को फैलते हैं हम आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे सारा या असिस्टेंट कमिश्नर होगा वो मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू लगाएगा उस प्रोडक्ट की वैल्यू के बेस पर वो मेरा बिल मैं एग्री करूँगा किसी को दवा करने के लिए करना पड़ता है आप वो बिल बना देते हैं ऑनलाइन बस वो डाटा मेरे पास उससे ज़्यादा डाटा नहीं आता है। आप जो बिल कहाँ से जनरेट करा कि बिल लोग टैंक डालते हैं डाटा मिल जाए कि बिल मैं एक बार आपको बताता हूँ मैं आपको कल तक शाम तक आपका नाम बता देता हूँ वो CBIC की वेबसाइट पे बना दूँगा हाँ मैं मेरे को जहाँ तक याद है CBIC वेबसाइट पे ठीक है मैं एक बार CBIC की वेबसाइट में से चेक करता हूँ 45 मिनट आपका शुभ नाम ठीक है और ये ऐसे घूमता रहेगा ये स्नेहन होता है गर्दन से नीचे नीचे होता है अब इसको पूछ लो। सिरोगा राइटिंग डाउन में 45 मिनट मान लीजिए हाँ जी संदीप जी वो कमल जी ने फाइल भेजी थी मिली है ना रिवाइज करके यहाँ मैं ये कह रहा हूँ जो आपने रिवाइज करने के लिए बोला था सवाल को खोल निकाल इसमें निकाल खुला नहीं मैंने बंद कर दिया नीचे रहेगा तो खुला रहेगा ना नीचे खुला रहता है हाँ हम कर दिए इसमें नीचे सारे लोगों को ऐसे लाइन में करके हम फोटो ले लेंगे के लिए ना अरे सारे लोग ऐसे खड़े हो जाओ 2 लाइन सेमिनार में वीडियो भी नाक में गिरा कितना ही डालना होता है दो बूंद 2 बूंद 2-3 बूंद फिर ऐसे मालिश करना होता है हाँ ऐसे मालिश करना होता है बस पहले सिरो धरा फिर नस से कदम तो कर तो स्टार्ट करेंगे एक साइड 45 मिनट करना होता है या दोनों साइड पूरे शरीर की 45 मिनट अभी तो मोदा भी करोगे मोदा हो जो वो कौन सी दिशा में मोदा होना होता है पहले की दिशा में करवट लेनी करवट लेनी होती है कौन सी दिशा में करवट करें नहीं मोदे लेट जाओ वो करवट के लिए कह रहे ना पहले इस साइड फिर इस साइड ऐसे होने दे फिर उल्टा ये उंगलियों को कुछ नहीं करोगे उनको आंगुलियों को होती पर पैर की नहीं करनी पैर की अलग होती है। तुम लोग सीख नहीं रहे हो भाई तुम सवाल नहीं कर रहे हो एक भी तुम्हारा ध्यान सीखने में है टाइम मेरे पास एक प्रश्न है हम लोग कहते हैं कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा ठंडा रखना चाहिए लेकिन हम जो शिरोधारा कर रहे हैं वो गुनगुने तेल में क्यों तो इसके अंदर जो तेल यूज होता है ना वो डोज के हिसाब से वो डोज को खत्म करता है सिरो धारा किया करता है जब मायने में बात बढ़ जाए और जो तेल होता है वो बात को खत्म कर देता है ऐसा ना स्क्रीनिंग की जो भी चीज़ अलग बात को खत्म करती है शरीर गर्मी से
वो है ना संजीव जी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 विटनेस, 4 फोटो में, और फादर का आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी की बिल, ये सारे मांग रहे हैं कल के डेट में। सबके मेंबरों के सेटलर लिखा हुआ है ना, सेटलर लिखा है, सेटलर सेटलर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 फोटो, 2 विटनेस, 2 विटनेस, सेटलर के विटनेस या कोई भी हो, और 4 फोटोग्राफ, 2 विटनेस का अभी इन्होंने आधार कार्ड भी मांगा है और 4 फोटो भी मांगी उनकी। विटनेस तो इसको फोन करो। बात होगी आपकी। हाँ होगी, फोटो भेज दीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड भी व्हाट्सएप कर दो उसको संदीप को। इसी में जैसे जो व्हाट्सएप किया होगा उसी में पैन कार्ड, आधार आया होगा। ये अजैन जी का ही। पहले आया हुआ है। और अभी इससे कोऑर्डिनेट कर लेना, कोई दिक्कत हो। ठीक है। ये काम कल कर रहा है। वोटर कार्ड, पैन कार्ड तो नहीं है थोड़ा सा हाँ पुराना वाला। पुराना वाला ये। स्कूल के चेयरमैन है ना जैनसन, जिसमें एक जहाँ बैठे जहाँ पे कैंप हुआ था 23 ये पित्त की और कफ की है ना, किसी भी बीमारी में प्रारंभिक कर्म है ये। यानी आपको पित्त के लिए विरेचन करना है, कफ के लिए वमन करना है, उससे पहले ये क्या है, प्रारंभिक कर्म। और इसका इम्पैक्ट तुरंत अब क्या होगा कि हमारा वात शांत होगा। क्या डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ? लेकिन ये प्रारंभिक कर्म है पित्त और आपने वो डॉक्यूमेंट में पीतम पूरा की स्पेलिंग सीख ठीक करके भेजी थी। पूरा करा। वो संदीप को करनी है। वो कह रहा है कि तुम करो। संदीप कह रहा है स्नेह से सारे वाद दोष होता है, ये खत्म हो जाता है। वाद दोष खत्म हो जाता है। मैं तो अब उठूंगा जब लैपटॉप पे कर पाऊंगा। संदीप को बोल लूंगा, वो तो मैं बोल रहा हूँ वो पे। वो कपड़े निकाल के हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं पंचकर्म की। लोग छोड़ नहीं सकते बीच में। आचार्य जी की फोटो भेज दो, मुझे देखो क्या करेंगे। आँख खोल लूँ अब? खोलो, आ जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े हो लो, बहुत हो गया। अब ये 5 दिन लगातार करवाना ही पड़ेगा ना। आप वहाँ जाके आ जाओ, करवाना क्या पड़ेगा? करवाने का फायदा क्या है? कल तो जाना पड़ेगा, कल तो कुछ भी हो गया, परमात्मा इस कार्य को ना रोके, बाकी कुछ भी हो, कल थक गया ना पूरा। और मसाज करना पड़ेगा। अरे इतने लोग बचे हैं, कहाँ गए बाकी? बाकी सब सेटलर का लगेगा ये बिजली का बिल, या जो एड्रेस दिया उस एड्रेस का बिजली बिल लगेगा। लोग एड्रेस दिया उसका बिजली बिल मांगेंगे, सेटलर का थोड़ी ना मांगेंगे। वकील ये है, बता पीडब्ल्यूसी को कंसल्टेंसी देता है। और लोग सेटलर का नहीं मांगेंगे, जहाँ एड्रेस दिया उस एड्रेस का बिजली का तो उनको आप ही दो, आप ही के घर का एड्रेस दे रखा है, वकील के घर का एड्रेस दे रखा है। अब सही है। हाँ भाई, बना लो वीडियो वाडियो तो। पानी को डालना पड़ता है अरे उसमें स्टीमर में डालना पड़ता है, स्टीमर में डालना पड़ता है, वहाँ से हाँ, वो गर्म होगा, जब भाप बनेगी वो इसमें आएगी। इसमें प्रेशर लग रहा है। हाँ, ये सब काम से रखे गुरु जी, इसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं। ये इसको छोटा करके फिर बैठ करो आप। और यहाँ से टावल लपेट दिया जाता है, टावल लपेट दिया जाता है। ऊपर छोटे टावल लाते हैं ना, वो गिले करके सिर पे रख दो। ठीक है 10-15 मिनट रहेंगे अंदर, बस ऐसे ज़्यादा नहीं रहे नहीं सर, बस पसीना निकाल। इसका कितना चार्जेज है? ये जब 250 रुपये लेता हूँ। कल से जैसे लेना भी शुरू करेंगे ना, इसलिए 250 रुपये। कंप्लीट बता दीजिए सारा उसका इसका। मसाज का 250, पर ये आते हैं जैसे पंचकर्म वाले घुटने कमर के दर्द के आगे, तो उनके सारे पंचकर्म 250 में हो गए। तेल उनका है नहीं, यहाँ तो सब सामान अपने को लगाना पड़ेगा ना बिल्कुल। ठीक है, वो देख लेंगे। एक आइडिया ले लिया हमने। आपकी तो सीमा है, हमारी सीमा ही नहीं है।
सामान लगाने की जरूरत नहीं है, सामान रख लेंगे सारा। पर जिसको कैंसर करवाना है उसको दे देंगे ये सामान आपका। कैंसर वो पेशेंट खरीदेंगे, में कोई पंचकर्म थोड़ी होगा। कैंसर में पंचकर्म होगा, लेकिन उस सिलेक्टेड में होगा। खोल वो बाहर कर। गांठ वाले में हो जाएगा और किसी में थोड़ी होगा, गाँव वाले में नहीं होगा। गाँव वाले में नहीं होगा। वो डॉक्टर साहब से चर्चा करी थी, उन्होंने बताया कुछ 10-12 जगह पे कर सकते हैं। बाकी एक वक्त से और 5-6 विद्वानों से पूछेंगे। उन्होंने तो ये कहा है कि पंचकर्म का जो सबसे बड़ा फायदा कैंसर में ये होगा कि जो हमारे स्रोत है, इसमें 14 स्रोत बताए गए। वो खुल जाए। ठीक है, अब निकाल लो बाहर, हो गया है काफी। इसका क्या मतलब, सिर्फ माथे पे पसीना आ जाए तब तक, ये बताया था कल, याद है तुम्हें? माथे पे पसीना आ जाए तब तक जो है ना, बंद करो, मैं इनको बताता हूँ। अब आप इसकी सारी चीजें बताओ, तुम खुद कुछ नहीं पूछते। इसका इतनी देर रखना है जब तक माथे पे पसीना ना आ जाए। सर के ऊपर हमेशा ठंडा टॉवल रखना है, यही ना डॉक्टर साहब? इसलिए टॉवल रखना है ताकि सर का टेम्परेचर ज्यादा ना हो। सर का टेम्परेचर होगा तो ब्रेन डिस्टर्ब हो सकता है, यही एक और किसी को बीपी की दिक्कत हो तो उन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इतनी सारी चीज बताओ। और साथ में ब्रेन हेमरेज के अलावा भी जिन लोगों को मानसिक रोग है, उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है आप इनसे पूछोगे जब ये बताएंगे। और मैं इसलिए नहीं बता रहा कि तुम पढ़ लो अपने आप, ये तो प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेगा। प्रैक्टिकल दिखते आएंगे ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरी है भैया। ये प्रैक्टिकल करने तू जाया, किसी को बीपी हाई है, तूने टेम्परेचर करके ब्रेन हेमरेज कर दिया, फिर तू गाएगा मैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए देख रहा था। ये पहले काउंटर मेजर, टावल तो रखना ही रखना है, टावल रखना है। जिनका बीपी हाई बहुत ज्यादा है उनको नहीं करना है। और डॉक्टर साहब कहाँ नहीं करना है? जिनको मानसिक बीपी लो होगी तभी नहीं करना। जिनको मानसिक प्रॉब्लम होगी, सिरोधारा होगी, स्वेदन क्रम पे आएगा ही नंबर। लेकिन जो मानसिक दिक्कत होती है वो वायु के कारण होती है। वायु के लिए सबसे अच्छा काम वस्तीकर्म और वस्तीकर्म किया जाता है। ठीक है, अब मेरे को बाहर निकालो भाई, मेरे आंखों में बहकर सूर्य चल रही है। अब अगला क्या है? दोनों भी नहीं करेंगे ना, बस ये बीपी लो में आराम से धीरे धीरे। फिर ज्यादा लो होगा ना तो वो डाउन। अभी नहीं, अभी नहीं। तो सारे फोटो ले ली तूने सबके साथ? सर डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है मेरा। अभी आपने बोला कि जो लो बीपी है वो हम नहीं कर सकते, कि मैंने थोड़ा सा आयुर्वेदिक का वो देखा है, हाँ, मतलब उसमें बुक्स में ये लिखा था कि अगर नीचे से लेकर, अगर जिनके लो बीपी है, जो मालिश करना है, जैसे आप ऐसे ही कर रहे थे, तो नीचे से ऊपर करना है लो बीपी के लिए। और जो हाई बीपी है तो उनको जैसा अभी कर रहे थे, तो हाई बीपी के लिए ये करना है। तो ये इसका क्या है? लोग क्या हार्ट है, हार्ट इसमें से वो पैर से ऊपर की तरफ करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन उधर होगा तो बीपी बढ़ेगा और ऊपर से नीचे करेंगे कम होगा। तो ये सही है, मतलब जो लिखा है बुक्स में कर सकते हैं हम कर सकते हैं। जब भी किसी का बीपी लो होता अच्छा, है एक तो बात उसको बताओ। बैठाओ, मतलब उसके तुम टांग सारे ऊपर बच्चे कर बताओ, दो। मोटापा है तो कौन सा कर्म करवाओगे? स्वेदन करें, स्वेदन, उसी से मोटापा कम होगा। स्वेदन से कम होगा। स्वेदन क्या होता है बताओ? वमन कर्म भी ठीक है क्योंकि कपज होता है। स्वेदन क्या होता है बताओ? कौन कहाँ होगा स्वेदन कर्म? तुम 2 दिन रहे हो तो बताओ भाई। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, स्वेदन कहाँ हो रहा है? धूप में और इसमें होगा। धूप में भी होगा, उसमें कैसे भी पसीना निकालना है। इसमें क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं इसको? मोटापा के लिए वो स्टीमर। ठीक है। और एक बात बताओ, किसी बंदे को खाया पिया लगता नहीं है, ना पचता है, खट्टी डकार आती है, पाद आता है, लैट्रिन टाइम से नहीं आती, उसमें क्या कर्म करेंगे? अब तुम्हारे टेस्ट लूंगा मैं जितने बच गए। नहीं, वमन तो नहीं, विरेचन करेंगे। पहले विरेचन करेंगे, उनको एनिमा देंगे। विरेचन करेंगे? हाँ, एनिमा देंगे। डॉक्टर साहब ये सही कह रहे हैं। खट्टी डकार भी साथ आती है, खट्टी डकार भी आती है और भूख नहीं लगती, ना खाना पचता है, गैस बढ़ती है, फस फस पाद करता रहता है, कब्जे भी है। कब्जी उसको लैट्रिन बहुत धीरे धीरे आती है। हाँ, तो कब्जी है। तो कब्जी वाले का विरेचन कर्म हो नहीं सकता क्योंकि उसको ऊपर से उल्टी हो जाएगी, इसलिए बस्ती कर्म होगा। बस्ती कराऊंगा। अब एक तुम ये बताओ, वमन और विरेचन में क्या अंतर है? वमन उल्टी है, विरेचन से उल्टी दे के दस्त लगाए जाते हैं। एक नहीं, पूरा अंतर बताओ, एक एक। देखो ऐसे बताते हैं अंतर तुम्हें।
वमन जो है कफ रोगों के लिए है, विरेचन पित्त रोगों के लिए है। वमन के अंदर क्या दी जाती है? उल्टी करवाने से पहले औषधियाँ दी जाती हैं। क्या क्या औषधियाँ दी जाती है? ये औषधि दी जाती है। विरेचन में ये औषधियाँ दी जाती है। अंतिम प्रभाव वमन का क्या है कि कफ बाहर निकलता है। पित्त का अंतिम प्रभाव क्या है? लैट्रिन के द्वारा आता है। इसमें उल्टी ज्यादा आती है, इसमें लैट्रिन ज्यादा आती है। इसमें ये कर्म मात्र 2 घंटे में हो जाता है। इस कर्म के लिए इतना समय चाहिए। ऐसे बताओ, फिर तुम्हें याद कैसे होगा? फिर मेरे यहाँ करवाने का क्या फायदा है? बताओ वमन और विरेचन में अंतर। इसी तरीके से फेल हो सारे के सारे। बोलो। बस्ती के अंदर और विरेचन के अंदर अंतर बताओ भाई। बोलो, तुमने सीखा है तो। मैं तो बीच बीच में कहीं गया भी था। बताओ, बस्ती में और विरेचन में क्या अंतर है? अब तुम्हारी पिटाई तो करी नहीं जा सकती, तुम्हें आर्थिक दंड दिया जाएगा। देख लो, जो पास डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल नहीं, उनसे 20-20 पेड़ लगाऊंगा एक्स्ट्रा। बताओ वमन और विरेचन में क्या अंतर है? ऐसे ही। और विरेचन और बस्ती में क्या अंतर है? क्या यार, बोलो। सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, हाँ, ज़्यादा बोलो, डिटेल सिंपल ज़्यादा शब्दों डिटेल में में कुछ नहीं तो बोलना। बोलो तो सही ना से अच्छा कुछ तो बोलो। वमन तो कुंजल क्रिया होती है, उल्टी करना। ठीक है। विरेचन होता है औषधियाँ देके आपको दस्त लगाना। क्या ठीक है, जैसे अरंड का तेल हो एक गया। मिनट, क्या वमन में औषधियाँ नहीं दी जाती डॉक्टर साहब? दी जाती है। तो फिर क्या अंतर हुआ? इसको अंतर ऐसे बताओ, वमन में ये औषधियाँ दी जाती है, विरेचन में ये दी जाती है। वैसे तो वमन बिना औषधि के भी कर सकते हो आप। उसमें तो मान लो किसी को नहीं आती ना, उसको औषधि देने की जरूरत होती है। वैसे नॉर्मल देने की जरूरत नहीं होती है। योग में, नेचुरोपैथी में आप देते हो, इसमें हम देते हैं। पंचकर्म में हम देते हैं। सुनो, अभी योग नेचुरोपैथी को भूल के आयुर्वेद की बात करो, नहीं तो फिर खच्चर बन जाओगे। अभी खाली आयुर्वेद की बात करो, योग को भूल जाओ। हालांकि योग के सारे हिस्से हैं, वो मानता हूं मैं, लेकिन अभी जो आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद के अनुसार बताओ। वमन में विरेचन में दोनों में औषधियाँ दे के वमन में उल्टी करवाई जाती है। उसमें उल्टी आपकी जितनी भी देर में आती है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, या जो भी है, कफ बाहर निकलती है। वैसे वमन से पित्त भी बाहर आती है, हमारा तेजाब भी बाहर आता है, खट्टी डकारियाँ आती है, वो भी बाहर निकलता है। कफ के लिए शाबाश, और करो, बोलो, हिम्मत करो। विरेचन में भी औषधियाँ देकर आपको दस्त लगाया जाता है। वो दस्त आपको 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, या 4-6 घंटे में भी लगे। हो सकता है ना भी लगे। तो उसमें भी जैसे अरंड का तेल और जैसे अपना त्रिफला का। आप मेरे को वमन की औषधियाँ बताओ जो उन्होंने बताई थी। कौन सा फल बताया था? एक तो मदन फल वसा। एक संघ बताया था। डॉक्टर साहब बताओ। सबसे पहले अगर आप बिना औषधियों के करवाते तो दूध और दही मिक्स करके वो पिला दो। वो पहले दिन शाम को, रात को, जो भी ऐसा कुछ नहीं, शाम के टाइम पे, उल्टी के टाइम पे। जैसे अपने कम से कम पेशेंट के लिए 3-4 लीटर दूध, 5 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर 1 किलो दही डाल दो। तो 1 किलो डाल दो, 2 किलो डाल दो। मतलब वो पीस के इतना तैयार कर लो। किसी की फिक्स नहीं होता है, पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। कोई 1 लीटर में कर देता है, कोई 5 लीटर ले लेता है। इंस्टेंट। अब देखो ऐसे समझो, हमने दूध और दही को मिलाया और इंस्टेंट रोगी को पिलाते रहे, पी भाई, और पी, जब तक उल्टी ना आ जाए तब तक पिलाना। ये बात है। ऐसे खुल के पूछा करो, घबराओ मत। वैसे अपना सरसों का तेल पी लेते हैं, एकदम से उल्टी आ जाती है। नहीं, आप देखो, आप ऐसे एग्जांपल वैसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। पहले 1 मिनट रुको, पहले आपको दूध और दही का कॉम्बिनेशन क्या है? दूध कितना होगा? दूध वैसे तैयार किया जाता है जैसे बराबर लिख रखा है कि बराबर मात्रा में होना चाहिए, लेकिन बराबर ना हो तो जैसे 3 लीटर दूध ले लिया, 1 लीटर दही ले लिया। दूध गर्म गुनगुना। ठीक है, हो गई एक बात। अच्छा, आप तुम समझ गए वमन और विरेचन में। इसकी औषधियाँ दूसरी बताओ जिसमें मदन फल है। मदन फल, वचा, सेंधा नमक, इनका मात्रा क्या है? मुलेठी। इसमें एक कफनाशक है, औषधि इसलिए दी गई कफनाशक या उल्टी करने के लिए दी जाती है? ऐसे खोदा करो ना तुम। जो मदन फल है, भाई हमने मदन फल दिया तो क्यों दिया? मदन फल आता है, ये वेग को बढ़ाता है। वेग को बढ़ाता है, शरीर के सारे वेग बढ़ाएगा, फिर पेशाब को भी तेजी से लेके आएगा। वमन के वेग को बढ़ाता है, इसलिए मदन फल दिया है। ठीक है, और बताओ। और जो मुलेठी कफनाशक है, ये मुलेठी कफनाशक नहीं है। मुलेठी जो है ना, कफ को उखाड़ती है। हाँ, उखाड़ती है, इसलिए मुलेठी को देते हैं। और सेंधा नमक है, ये पानी में मिला के, जैसे इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे 2 लीटर पानी ले लिया, 2 लीटर दूध ले लिया,
2 लीटर पानी के अंदर सेंधा नमक मिला लिया, दूध के अंदर मिश्री मिला ली, ठीक है। उल्टी करवाने से पहले मदन फल, सेंधा नमक, वचा पानी में मिला के दो या दूध में मिला के उसको 1 या 2 गिलास में मिला के उसको दे दो, ठीक है। उस पर से ही पानी पिलाते जाओ। आपने बोला मदन फल, वचा, कितनी कितनी मात्रा? मदन फल 1.5 से 2 ग्राम, वचा 2 ग्राम, मुलेठी 2 ग्राम, और पेशेंट की कंडीशन सेंधा नमक तो क्योंकि चलता है। उन्होंने कल मात्रा लिखवाई थी 15 ग्राम, याद है टोटल 17.5 मतलब 10, 5 और 2.5 आदमी को 20 ग्राम और हाँ, लेडी को इसलिए 15 ग्राम मतलब टोटल किया 15। ठीक वो है, पेशेंट की प्रकृति पे डिपेंड करता है। मतलब किस 15 ग्राम तक दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत ठीक नहीं है। पर ये है कि 2-3 ग्राम मदन फल बहुत ज्यादा तीव्र आता है, 2 ग्राम 2.5 ग्राम होता है ना, हम इतना ही दे रहे, अच्छा भी उठता है। अब देखो तुम्हें अब ऐसे समझो वमन के लिए मुख्य औषधियाँ क्या है? मदन फल, वचा, सेंधा नमक। सेंधा नमक। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी, मदन फल की जगह भी दूसरी चीज योग कर सकते हो। मदन फल की प्रॉपर्टी ये है कि ये वेग को बढ़ाता है, और कौन से वेग को? कफ वेग को, कफ के वेग को बढ़ाता है। और दूसरी जो ली हमने मुलेठी, मुलेठी क्या है? मुलेठी की जगह दूसरी औषधि भी हो सकती है, जो भी कफ को उखाड़ती है ना, उसको ले सकते हैं। और तीसरा क्या लिया? सेंधा नमक। मैं नहीं समझा सेंधा नमक क्यों लेते हैं? सेंधा नमक इसलिए लिया जाता है, मेन तो कारण क्या था कि सेंधा नमक कौन सा दोष, वात का तो शमन करता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। ठीक है, पित्त कर कफ को बढ़ाएगा तो कफ बाहर निकलेगा, इसलिए लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसकी अधिकतम से अधिक मात्रा 15 ग्राम से ज्यादा तीनों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम होनी चाहिए। सेंधा नमक की मात्रा तो ज्यादा शुरुआत में जाएगी। कम होनी चाहिए, फिर तुम्हारा अनुभव हो जाए जब देख लेना। तो वमन हो गया, विरेचन और अगर मदन फल नहीं मिलता है तो मदन फल की जगह वचा ले सकते हैं। वचा ले सकते हैं, मतलब अकेली वचा नहीं वचा, फिर मुलेठी, सेंधा नमक और तो सेम ही रहेगा। ठीक है। मदन फल की जगह अब दूसरा आते हैं विरेचन पे। विरेचन में क्या देते हैं? त्रिवर्त, जैसे ये प्रोसीजर हो गया, सुबह घी खिचड़ी खा लो, सुबह घी खिचड़ी खा लिया, क्योंकि वमन कर्म तो 1-2 घंटे का है, और ये विरेचन कर्म ये शाम, जैसे 9 बजे दस्त की दवाई दी है तो शाम को 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे रात को, और इनका वेग क्या होगा? 15-20 वेग कम से कम आने चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर त्रिवर्त अवले भी देते हैं, वो 20 ग्राम से शुरू कर लो। और जैसे क्रूर कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, वो आपको पता चल जाएगा। 20 ग्राम से दस्त लगे उसको मत दो, नहीं लगे तो 20 ग्राम और दे दो, नहीं लगे तो 20 ग्राम और दे दो। त्रिवर्त अवले को गर्म पानी के साथ दे दो। त्रिवर्त एक चटनी टाइप की होती है, बड़ा इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं? त्रिवर्त के अंदर त्रिफला होता है, मेनली गाय का घी और त्रिफला होता है। ये जानना तुम्हारा जरूरी होता है, ये विद्यार्थी का एक ही गुण होता है, वो हर चीज को नीचे तक जाता है, तो सारे के सारे ढीले हो। इसके अंदर त्रिफला होता है और घी होता है। घी भी त्रिदोषनाशक और त्रिफला भी त्रिदोषनाशक। और अगर त्रिवर्त अवले नहीं मिलता है तो इच्छा वेदी रस ले लो। इच्छा वेदी रस का एक योग है कि इसको ठंडा पानी पीना है, सबसे अच्छी उसको गर्म पानी के साथ देना है, इसलिए क्योंकि उसमें गिरता है ना, उसको गर्म पानी के साथ देना है, लेकिन बाद में ठंडा पानी पीना है। त्रिवल क्या बताया था, भूल गया मैं तो। त्रिवर्त अवले, त्रिवर्त अवले ये देना है गर्म पानी के साथ, क्योंकि इसमें घृत है। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ भी घृत होगा और उसको जल दोगे तो गर्म से ही दोगे। गलत तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं तो कब बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरा अगर ये नहीं है तो इच्छा वेदी रस, ये नाम बोलोगे नहीं। इच्छा वेदी रस ये देना है ठंडे पानी के साथ देना है। टैबलेट है तो ये टैबलेट आती है, देखो आप देने लोगों तब पता चलता है। शुरू में 4-5 टैबलेट से देना शुरू करो, कईयों को 15-15 टैबलेट दे देते तब दस्त लगते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, ये विरेचन हो गया। ठीक है, और देने के कितनी देर बाद लैटरिन आएगी? किसी को 2 घंटे भी लग जाते, किसी को 3 घंटे। ठीक है, ये और पानी ये सोचो कि जिस दिन हमें 15 लीटर पानी पीना है, सेंधा नमक डाल के 15 लीटर पानी पीना है। ठीक है। पहले क्या क्या खिलाएंगे उसको? प्री ऑपरेशन, फिर उससे पहले दिन जैसे पित्तवर्धक आहार देंगे, पित्त बढ़ाने वाला। हाँ। यानी कि पकोड़े वकोड़े, समझ गए? जब लैटरिन करवानी है तो चरचरा दो ताकि दस्त लग जाए, सीधी सी बात है। चरचरा और तड़ा हुआ हो गया याद। अब ये किस बीमारी में काम करता है मैं फिर पूछूंगा।
ये काम करता है, देखो पित्त की बीमारी, जब पित्त बाहर निकलेगा तो पित्त की बीमारी में काम करेगा। कहाँ काम करेगा? जिनको भूख कम लगती है। डॉक्टर साहब गलत हो तो टोक देना, मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं, मैं तो आपसे सीख के बता रहा हूँ। जिनको भूख कम लगती है, जिनका पाचन तंत्र कमजोर है ना, जिनको अरुचि रहती है ना, या फिर जिनको ये लीवर में प्रॉब्लम है, दे सकते हैं उसमें? नहीं, एरोचिरी ये होते हैं वायु के रोग। अच्छा। इसमें वस्तीकरण तो कामयाब किस है। किस में देना है? मैं तो जिसमें पित्त बढ़ा हुआ, जैसे अमल पित्त बढ़ रहा हो, अल्सर पित्त के कारण हो, शरीर में दाव अल्सर हो, है, अम्लपित्त है, ठीक है। शरीर में पूरे शरीर में जलन रहती हो, उसमें तो पित्तम विरेचनम, पित्त के लक्षण हो तो दस्त लगवा दो, वायु के लक्षण हो तो वस्तीकरण करवा दो, कफ के लक्षण हो तो वमन कर्म करवा ठीक दो। है, आप तुम आसानी से देखो, दोनों में अंतर करो, वमन और विरेचन। तुम एक बार मैं करके दिखाता हूँ। वमन और विरेचन में ऐसे याद होंगे। वमन और विरेचन में क्या अंतर है? वमन हमारे शरीर से कफ निकालने का काम करता है, विरेचन हमारे शरीर से पित्त निकालने का कार्य करता है। वमन हमेशा मुख द्वार के द्वारा होता है, मुंह के द्वारा होता है। विरेचन हमेशा मल द्वार के द्वारा होता है। दो अंतर हो गए। तीसरा, वमन को करते समय मदन फल, वचा और सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। विरेचन को करते समय हम इच्छा वेदी रस और दूसरा क्या था वो मेरे को याद है, त्रिवर्त अवेलेबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो गौमूत्र का भी यूज करते हैं इसके वमन अंदर, जो है, त्रिफला के चूर्ण का भी। वमन जो है वो कफ दोषों को दूर करता है और विरेचन पित्त दोषों को दूर करता है। वमन के अंदर हमें पहले से क्या खाना होता है? वमन के लिए कफ बढ़ाने वाली चीजें खानी होती है। विरेचन के लिए हम पहले से भोजन करना होता है पित्त बढ़ाने वाली। वमन की प्रक्रिया 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाती है। विरेचन की प्रक्रिया कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। अब याद हो गया। अब आओ वस्ती पे। वस्ती क्या होती है सीखा तुमने? मैं यही देख रहा तुमने कल से क्या सीखा, मजाक बना रखी तुमने। वस्ती क्या होती है? मल द्वार के द्वारा औषधियाँ देना। वस्ती ये होती है, बात दोस्तों ठीक हो गया। वस्ती करते कैसे है? वस्ती के लिए अभी हमने सब कुछ क्या दिया, देखो सब कुछ मुख से दिया है। पहले की तैयारी हमने मुंह से करी है। तू तो डॉक्टर साहब टोक देना, मैंने कभी प्रैक्टिकली नहीं किया। मैंने तो ये 2 दिन में समझ के इसको आप तक पहुंचा रहा हूँ। वमन और विरेचन के अंदर मुख से सारी औषधियां लेते हैं। किससे लेते हैं? मुख से। जबकि वस्ती में मुख से लेते हैं कुछ नहीं। वस्ती में सारे के सारे गुद्दा द्वार से लेते हैं। एक अंतर हो गया। वमन के साथ इनका भेद कर रहे हैं। वमन कफ पे कार्य करता है, वस्ती किस पे काम करती है? वमन में जो औषधियां दी जाती है वो क्या है? मदन फल, वचा, सेंधा नमक। वस्ती में जो औषधियां दी जाती है क्या क्या दी जाती है डॉक्टर साहब? ना वस्ती में ये तो आस्थापन वस्ती अलग होती है, स्नेह वस्ती अलग होती है। इसमें पंचतिक घृत भी दिया जाता है, अरंडी का तेल भी दिया जाता है, आशवरिष्ठ भी दिए जाते हैं। वो तो कोई मुख्य एक ही बता दो ताकि इनको याद हो जाए। अभी तो इनको यही नहीं पता था वस्ती है क्या। स्नेह के लिए आप या तो अरंडी का तेल यूज कर लो सबसे। स्नेहन का अर्थ क्या है? स्नेहन का मतलब पीना है, नीचे से डालना। नीचे स्नेहन का अर्थ स्नेह बस्ती होती है तो नीचे से चीकनी चीज डालना। देखो स्नेहन, उन्होंने स्नेहन और संवेदन, एक मिनट रुको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्नेहन और संवेदन क्या होता है तुम्हारे? स्वेदन का मतलब पसीना होता है, पसीना होता है। स्नेहन का मतलब चिकना। और ये जो आपने रगड़ा इसे क्या बोलते हो? स्नेह। तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बाहर से है वो अंदर से करते हैं। हाँ, स्नेहन 2 तरह का आपको होता ये है। बोलना पड़ेगा वस्ती के अंदर। स्नेह बस्ती कही इसको। वस्ती के अंदर जो स्नेहन यानी तेल जो दिया जाता है वो मल द्वार के द्वारा। हाँ जी कमल जी, वो पूछ रहे हैं कि जो पावर है वो सेटल वस्ती समझे? अब अंतर समझे हो तुम? अभी स्नेहन बस्ती आई इसमें। हाँ, इसमें अरंडी के तेल। हाँ, अरंडी के तेल से एक बार कर वस्ती की इनको एक की प्रक्रिया बता दो, कितना तेल डालना है, कैसे डालना है। यंत्र दिया होगा ना उन्होंने? देते। इसमें 50-60 ml डालना वो अंतर ले आओ ना, फिर डाल के दिखाओ। अरे वो नहीं वो अलग है। एक ऐसा गुस्सा सा होगा यार, पंप वाला होता है, पंप वाला। पिचकारी वाला। ऐसे हाथ में लेके फिर डेमो करो ताकि कंठस्थ हो जाए। इसमें ये 50 डरने की जरूरत नहीं है, ये दर्द नहीं करेगा। इसमें 60 ml अरंडी का तेल, पंचतिक घृत कुछ भी डाल लो, ठीक है। उसमें आगे कैथेटर लगा के इसके गुदा में डाल दो। टोटल 16 होती हैं कम से कम। 16 बार करना पड़ता है। 16 बार अंदर नेटवर्क आते हैं। 16 बार करना। तो एक दिन
जैसे घी की कर दी, दूसरे दिन काढ़े की, किसी भी काढ़े की कर दो, तीसरे दिन घी की कर दो, मतलब 8 ही 8 हो। 8 ही 8 करे दिन। तो ये घी होता है 16 बस्ते का। जी भाई, तो एक वो हो गई ना 16 दिन कर रहे हैं, 16 दिन कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर गैप हो जाता है तो मत करो वैसे। चलो मैं बाहर आके करता हूँ। और इसको कम करना चाहे तो 8-10 करना चाहे 8 कर लो, कम से कम 8 कर लो, 16 नहीं करो। 8 करना तो फिर डबल डोज स्नान करना है क्या? शुरुआत स्नेहन से करनी है। स्नेन से करनी है। अब स्नान नहीं करनी है। अब 1-1.5 घंटे बाद गर्म अगर गुरु जी ये क्या नाम है, किसी की लगातार जैसे स्नेहन करें या किसी की लगातार अपना काढ़े वाले बस्ते बेकार करें कपड़ा तो ला दिया तो बांध वो चीज़ गलत है। वो चीज़ गलत है, कहीं नहीं है। स्नान कर सकते हैं गुरु जी? अभी तो नहीं मेरे साथ। नहीं अभी नहीं, 1.5-2 घंटे बाद स्नान करना, गुनगुने जल से स्नान करना। डॉक्टर साहब, अब तुम्हारे सारे पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए? ये घी ले लिया तुमने संभाल के, ये भी ले लो भाई, इसको गाय को दे दो ना, लड्डू बना के। ठीक है, आप किसी को और करना है? स्वेदन का और बता दो एक बार, इसमें क्या क्या यूज हो सकता है इसमें? जैसे स्वेदन के लिए सिंपल पानी की भाप या वैसे पानी डाल के, अगर दर्द का पेशेंट है 10 मूड क्वाथ डाल दो, महाराष्ट्र में क्वाथ डाल दो। जी। कितने पानी में कितनी क्वाथ डालें? आधा करके, फिर वो सूखा क्वाथ नहीं है तो उसकी पोटली बना के डाल दो। कितनी 50 ग्राम 20 ग्राम पोटली आ जाता है 100 ग्राम की करीब। यानी कि इसका आधा पानी लेके 100 ग्राम पोटली डाल दे, और जो बीमारी है वो उसकी औषधि डाल दे। बात है तो बात की, पित्त है तो पित्त की, कफ है तो कफ की, सिंपल सी बात। और इसका काढ़ा बना के डालना है, डायरेक्ट ऐसे डालना है? डायरेक्ट डाल दो, काढ़ा बना बन जाएगा। अच्छा गुरु जी, इसमें अंदर चक्कर गरम वगैरह है, किसी को गुरु जी वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। लेकिन सर पे जो है ना, गीला कपड़े का लगाते रहना चाहिए, ऊपर रखे हुए रहना, ताकि वो टेम्परेचर सर पे ना चढ़े। वो सबसे बहुत जरूरी है। अगर गर्म पानी दे रहे हो गीला कपड़ा बहुत जरूरी है। वो तो बता देंगे। और 15-20 मिनट तक रखते हैं गुरु जी? उस पेशेंट की कैपेसिटी कितनी देर है इसके? 20-25-30 मिनट तक मैक्सिमम 2 घंटे तक रख सकते हैं शायद। 10 मिनट नहीं रहा। गर्मी में रख सकते हैं। गुरु जी कुछ बता रहे थे वो 1 से 1.5 ये घंटा, सब 2 निर्भर घंटा। करेगा वही पेशेंट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति। अगर पित्त है तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, कफ है तो ज्यादा देर टिक जाएगा, मौसम गर्मी का है तो भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं, 25 मिनट सर्दी में ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, क्या लॉजिक देगा? 15 मिनट भी नहीं पकड़ेगा इसके अंदर। कल इसके कल करेंगे कबड्डी। वो तो मैंने वो तो प्लास्टिक वाला जो था, जो टेम्परेचर का प्लास्टिक वाला जो रहता है, ये कितने रुपए का हो गया? मेरे को बताओ, ये कितने रुपए का हो? उसमें ठगा तो नहीं है हमें? जी मैं 10,000 के करीब का था, कुकर था 7,000 रुपये का। तो यानी कि आपके अकॉर्डिंग कितने साल पहले? ये 19 4 साल 3 साल पहले 16 का ये, 10 का ये, 26 साल का है। 26 7 33, और ये 3-4 हज़ार रुपये का। 33 3 36, और वो सामान लगा के सारा। एडिमा तो 400 रुपये लगा। गुरु जी वो किसने है? वो जो मास्क थोड़ी देर में क्या एक लोग लेगा चाबी तेरे पास रहेगी। पहले भी ये मेरे को पैसे वालों को तो विशेष रूप से देनी है, बैलेंस करना है ना। और मसाज भी सबको कर सकते हैं, ये तो मेरे को समझ में आ गया। ये भी सबको कर सकते हैं, कुछ नहीं है। नहीं, पित्त पेशेंट को पित्त बढ़ेगा, वो नहीं। पित्तज को नहीं देना, कफज को और वातज को दे सकते हैं। ये समझने की बात है। ये किसी को मसाज किसी को कर दो, सिरोधारा लगभग सबको दे सकते हैं। सिरोधारा भी किसी में साइड इफेक्ट है। सिरोधारा तो तेल बदलना पड़ता है। अगर डिप्रेशन का पेशेंट है, पित्तज गुण ब्राह्मी का तेल दे दे। हाँ ब्राह्मी का, हाँ वो तेल बदल दो बस, और तो कुछ नहीं। अब तुम्हें तेल बनाने हैं, एक सिस्टम और शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें तेल बनाने हैं अलग अलग। अब तेल कैसे बनेगा? तिल के तेल में अगर त्रिफला का तेल बनाना है, पता है तुम्हें कैसे बनेगा? नहीं पता तो पूछते क्यों नहीं? बताओ, किसी को पता है? कितने तेल में कितना त्रिफला डाल? बताओ। ये 4 लीटर तेल अगर लिया है, पता है तो आप बताओ, नहीं तो मैं डॉक्टर साहब बताएंगे। मात्रा तो देखनी पड़ेगी, जिसके अनुसार जो बनाना हो वो बनाओ। जैसे हमें संध्यावादी तेल बनाना है, इसमें जो वातनाशक होती होती है उसका क्वाथ बना लो। क्वाथ पानी में डाल के क्वाथ बनेगा। इसको इतना उबालो पानी को कि बिल्कुल थोड़ा में बन जाए, और फिर धीरे धीरे तिल का तेल उसमें मिलाते जाओ। छानने के बाद एक विधि मैं बताता हूँ, अगर आपको लगे सही है तो ठीक है, नहीं तो आप देख के कल इनको बताना या आज ही फोन करना, ताकि मैं अभी इनको बता दूँ। पुस्तक में देखना, देख लो।
आप जैसे 1 किलो तिल का तेल है आपके पास, ठीक है, आपको उसे त्रिफला घृत बनाना है या त्रिफला का तेल बनाना है, घृत तो घी के बगैर बनेगा नहीं। तो पहले आप ऐसा करो, 1 किलो औषधि लो, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की बात विधि बता रहा हूँ। 1 किलो औषधि ले लो, जैसे आपको बनाना है वातनाशक बनाना है तो निर्गुंडी ले ली 1 किलो, आप उसको 8 लीटर पानी में डाल दो और धीमी धीमी आंच पे पकाओ, ठीक है। पकने के बाद जब वो आधा लीटर बच जाए, सब जल जाए, है ना, आधा 1 लीटर बच जाए, तो उसको निचोड़ के पानी को उठा के तेल में डाल दो और फिर धीमे 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 पकाओ। और जो पानी जब जल जाए सारा, तो वो आपका बन गया जो भी औषधि निर्गुंडी तेल। अब इसमें औषधि की मात्रा क्या है, क्योंकि मैंने ये कार्य कभी प्रैक्टिकली किया नहीं, किताबें मैंने पढ़ी नहीं इस विषय में, वो डॉक्टर साहब अगर ये सही है तो ये लागू कर सकते हो, लेकिन विधि ये सर्वश्रेष्ठ, इतना मेरे को पता है, क्योंकि जल सबसे जल्दी गुणों को लेगा और गुणों को ट्रांसफर कर देगा तेल में, ठीक है। मात्रा ठीक है या और कुछ इस पे देखना पड़ेगा? मात्रा ठीक है, लेकिन हर तेल की हर इंग्रेडिएंट अलग होते हैं। यानी किस किस औषधि की मात्रा 1 किलो ले सकते हैं आपके अनुसार? ये तो सारे किलो के नहीं होता है, 2 लीटर कितना बनाना है उसमें 6 औषधि पड़ रही है, 7 औषधि पड़ रही है, उसकी मात्रा की वो तो अगर 6 डालेंगे तो टोटल मात्रा 1 किलो कर देंगे। 8 लीटर पानी में 8 लीटर पानी में 1 किलो होना चाहिए, ठीक है ना। ये अब इसको ऐसे समझो, मान लो आपको वातनाशक बनाना है, आपने निर्गुंडी ले ली, हार श्रृंगार ले लिया आपने, और काले तिल ले लिए और 5 चीजें ले ली, तो पांचों को 200 ग्राम, 4 ली तो 250 ग्राम, 3 ली तो 333 ग्राम, इस तरीके से विधि यही रहेगी, ठीक है। और कुछ इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे जो अपना अर्क निकला वात का, उसका जो बच रहा है उस झाड़ में उसको कर सकते हैं। ये प्रयोग का विषय है, शास्त्रों में नहीं लिखा, लेकिन करना चाहिए। अपना जितना हम अपने शास्त्रों का महत्व जब भी बढ़ा सकते हैं जब हम नई नई चीजें सोचेंगे, है ना। लेकिन ऐसी जगह आरंडी नहीं करनी चाहिए जहाँ पे किसी को नुकसान हो, ठीक है भाई। और कोई सवाल है? हाँ भाई, याद हो गए जी। तो अब मेरे को एक बंदा खड़ा हो गया ऐसे जैसे सबका गुरु है, वो जवाब बताओ, वमन क्या है, विरेचन क्या हो गया, तो जी आ जाए यहाँ जा, जल्दी जल्दी बताओ ताकि तुम्हारा आना सफल हो। जी वमन, ये पंचकर्म में 5 चीजें होती हैं, एक तो वमन हो गया, एक विरेचन हो गया, एक आपकी क्या नाम नस्य हो गया, एक रक्त मोक्षण हो गया। शाबाश, ताली बजाते रहो, देखो आगे तुम्हारे गुरु के स्थान पर है। वमन में कफ की जो व्याधि है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और विरेचन में पित्त की व्याधियाँ किया जाता है, और बस्ती में आपका वात की व्याधियाँ किया जाता है। वमन मुंह के द्वारा लिया जाता है, और अपना विरेचन जो है वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकाला जाता है, और अपना बस्ती में मल द्वार के द्वारा जो अपनी औषधि है वो अंदर डाला जाता है, उसका विस्थापन किया जाता है। तो वमन में क्या होता है, सबसे पहले पूर्व कर्म और पश्चात कर्म, प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन। बहुत ज़्यादा ताली बजाते रहो, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले कोई भी पेशेंट आए तो उसके पहले लक्षण देखो, वात के हैं, पित्त के हैं, कफ के हैं, तो उसी हिसाब से उसका निर्धारण करो कि इसको वमन कराना है, विरेचन कराना है, और यह आपका बस्ती करानी है। फिर उसके दोष देखो, वातज है, पित्तज है, कफज है, फिर उसके बाद स्थान देखो कौन सा है, मतलब जो दोष है वो किस स्थान में है, आमाशय में है या आपकी छोटी आंत में है या बड़ी आंत में है। अगर दोष जो आमाशय में है तो उसका हम वमन कराएंगे, वो लक्षण के हिसाब से पता चल जाता है। जिसको खांसी जुकाम है, नज़ला है या जुकाम की दिक्कत है तो उसको वमन होगा, तो उसको वमन का कहाँ से होगा, पेट से तो होता है, पेट का आमाशय हो गया तो यहाँ से दवाई देके बाहर निकाल देंगे। पहले उसको परहेज बताए जाएंगे, आपको 3-4 दिन घी पीना है, उसके बाद आपको जो अपना कफ वर्धक आहार दे दो, उसके बाद अपना दवाई दे के बाहर निकाल दो, उसके बाद उसको 2-3-4 दिन परहेज बता दो, उसके बाद फिर उसकी दीपन पाचन औषधियाँ दे दो, उसके बाद उसकी रसायन चिकित्सा कर दो, बस ठीक हो गया। दीपन पाचन औषधियाँ पहले दी है बाद में देनी है, ये पॉइंट बताओ जी। ये गुरुजी सब जगह अलग अलग है। अभी शिविर में क्या सिखाया? इस शिविर में ये सिखाया कि दीवन पाचन जो सबसे पहले वमन करवाते हैं, वमन करवाने से पहले भारी चीजें दी जाती है, भारी चीजें दी जाती है। ये नहीं मेरा बेसिक क्वेश्चन है जो यहाँ कि इस शिविर में जो सीखा है भारी चीजें उसी को देंगे ना। पहले दीपन पाचन ये कर्म देने से पहले देखना होता है या नहीं? नहीं देखना होता है कि इसका ये बात नहीं बोली आपने। सबसे पहले रोगी का दीपन पाचन देखना है। दीपन पाचन का अर्थ समझते हो?
है क्या? किसको भूख लग रही है, इसकी अब पेट की अग्नि ठीक है नहीं है। एक चीज को दीपन बताओ, दीपन क्या होता है? दीपन होता है अग्नि कैसी है? अग्नि का क्या काम है? खाने को पचाना। यानी कि सीधी सीधी बात, किसका पाचन तंत्र कैसा है, ये हो गया दीपन से। और दूसरा क्या है? दीपन और पाचन। पाचन में क्या है कि खाना इसका सही ढंग से हजम हो रहा है, इसको ज्यादा गैस वैस की जाए, प्रॉपर मल निकल रहा है, रस प्रॉपर बन रहा है। ये चीजें पहले इस शिविर में जो सिखाई है, आगे का अनुभव मैं आगे बताऊंगा, ये पहले रोगी का देखना है। और अगर ये कमजोर हो तो इसको ठीक करना है, फिर उसके बाद इस पे आना है। उसके बाद ठीक है? एक सप्ताह यानी 15 बंदे दिन का देंगे। जिसका पाचन सही नहीं है, पचता सही नहीं है, तो उसको पाचन के लिए कुछ औषधियां दो ताकि पाचन मंत्र हो। दीपन यानी कि जिसको अग्नि सही नहीं है, उसकी अग्निवर्धक। क्या थी अग्निवर्धक औषधि इस शिविर में जो बताई थी? इसमें एक तो 10 मुलाइस दे सकते हैं, एक अपना ना। हिंगवाष्टक चूर्ण, त्रिकटु हो गया। त्रिकुटु सबसे पहले बोला था डॉक्टर साहब ने। हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया। इसका मतलब आप पूरे प्रेजेंस नहीं हो, अपने ब्रेन के लिए भी कोई औषधि तैयार करो। जी। ठीक है? अब कौन बच्चा है जो एक एक को बढ़िया तरीके से समझाएगा? जैसे तुम्हारे सामने सारे स्टूडेंट हैं, हम सब स्टूडेंट है, एक जो दबा के बताएगा ये वमन ये होता है, ये फटाफट बोलो। एक ऐसे जैसे मदन फल हो गया, ऐसे देखो, ऐसे मैं एक मिनट क्षमा करना, ऐसे बताना है। वमन कफ रोगों में, विरेचन पित्त में, वस्ती वात में। वमन में औषधियां मुंह से दी जाती है, विरेचन में भी मुंह से दी जाती है, और वस्ती में गुद्दा द्वार से दी जाती है। वमन में औषधियां मदन फल, वच और सेंधव दिया जाता है, और विरेचन के अंदर क्या दिया है? इच्छा वेदी रस, और दूसरे का नाम मुझे याद होगा नहीं, वो अरंड का तेल हो गया, ना, वो एक अलग नाम बताया था उन्होंने। और वस्ती के अंदर क्या दिया जाता है? अवलेह था। वस्ती के अंदर दिया जाता है क्या? अरंड का तेल, है ना, वो फिर वो गुद्दा द्वार से दिया जाता है। इस तरीके से हमें एक एक को डिफरेंस करना है। ये जो है इसका पूर्व कर्म, वमन का पूर्व कर्म क्या है? भोजन के रूप में बताओ। भोजन के रूप में वमन का पूर्व कर्म क्या है? जो कफ को बढ़ाती है, कफ को जो उखाड़ती है, वो चीजें सेवन करो, कफवर्धक। और विरेचन का पूर्व कर्म क्या है? पकोड़े, पित्तवर्धक। और वस्ती का वातवर्धक चीजें। ठीक है? किस किस बीमारी में प्रयोग होता है? ये कफ की बीमारी, मुख्य रूप से शरीर में कफ ज्यादा बढ़ जाना, खांसी, नजला, जुखाम। पित्तवाड़ी में अमल पित्त हो गया, पाचन तंत्र से संबंधित। और वातज में जोड़ो, उसमें बस्ती में वात के रोग। यानी कि बस्ती दी जा सकती है गठिया में, बस्ती गठिया मामवात है, वमन होगा। नहीं, बस्ती ये जो गठिया है, वात का रोग है, पित्त का है? वात और कफ का है। वात और कफ का है। तो मेरे को खाली वात के 5 रोग बताओ जिसमें ये देना है। ये पूछते नहीं है, ये अभी जाने वाले हैं। आओ आगे आओ। संधिगत वात कोई भी हो, जोड़ों का दर्द वात का रोग है, पक्षाघात के जोड़ों का दर्द, लकवा वात का रोग है, और पेट के जितने भी रोग आते हैं वो भी वात के रोग है। सारे रोग। पेट के रोग क्या क्या मानते हैं आप? ऐसे तो कंफ्यूजन रहेगा। उदावरत, जिसमें जलन होती है वो पित्त का रोग, वो अमल पित्त है। ठीक है। उसमें जिसमें जलन, गैस, अफारा, डकार आना, ये बात का है, होना, ये सारी बात के हैं। समझे? चलिए एक चीज मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब, हार्ट के रोग में, हार्ट के रोग को बस्ती कर्म जैसे वमन है, कफ रोग बढ़े हुए हैं तो उसके लिए वमन करवाते हैं। ठीक है? जब कफ के रोग पहले ही हमारे शरीर में बढ़े हुए हैं तो और कफ चीजें देने की क्या जरूरत है? बढ़े हुए तभी तो वमन करवा रहे हैं। तीनों चीजों पे लागू है, ताकि वो ज्यादा कफ बढ़ जाए और सारा बाहर निकल जाए। उसका मैं मान लो उसको फोर्स मिलने के लिए, फोर्स देने, मैं बताता हूँ आपको। फोर्स देने के लिए तो हम वो मदन फल दे देंगे। सुनो, वो तो वेग का है, वो तो वेग देगा डॉक्टर साहब। इसको कफ नहीं देगा। देसी भाषा में बताता हूँ, सही हो तो इसको बताना। ये है, इसमें कफ है, ठीक है? इसमें कफ मात्र इतना सा है, और जब हम इसे उखाड़ना चाहते हैं तो इतने से में उखड़ने में दिक्कत होती है। जब ये भर गया तो झटके से हम पूरे को उखाड़ सकते हैं। ये सही हो सकता है क्या? ये कारण हो सकता है क्या? मेरे को नहीं पता, मैं तो अभी तुरंत ही सोच रहा हूँ, तुरंत ही बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है। जब कफ ज्यादा होगा तो जल्दी बाहर निकलेगा, यही ना होगा तो जोर ज्यादा लगा। पित्त के रोग है, एक आदमी दर्द से करा रहा है बिल्कुल, ऑटोमेटिक वो वात बढ़ा हुआ उसका बहुत ज्यादा, तो और वातक चीजें देने की क्या जरूरत है? उसकी तकलीफ को और ज्यादा हम बढ़ा दें। जब उसको दर्द हो रहा था, ऐसी स्थिति में पंचकर्म होगा ही नहीं। पंचकर्म तो सही है।
पंचकर्म होगा ही ना, जब दर्द से इतना कह रहा है कि उसे वस्तीकर्म कैसे करेंगे, जब उसको दर्द, पहले उसके दर्द का शमन किया जाता है, फिर उस बात पे सोचा जाता है। अब किसी का दस्त हो रहा है, हम उसको विरेचन कर्म कर दो दर्द के कारण, वैसे मर जाए, पहले उसको परेशानी। वस्ती विरेचन में तो चलो 8, 10, 15 बार होगा, वस्ती से तो एक ही बार होगा। हम वस्ती देते हैं तो वो एक ही बार होगा। वस्ती होगा वो एक बार होगा, लेकिन उससे तुरंत आराम थोड़ी हो जाएगा। वस्ती मैंने कहा है कि आप वायु के लिए वो चीज खिलाइए, वायु बढ़ाने वाली चीज। तो बात कर ही रहे थे। वायु बस्ती में तो नहीं कहा, कफ और पित्त के लिए कहा, वो हमने विरेचन के लिए। ये अर्थराइटिस में क्या नाम है, बस्ती नहीं देते हैं जी। इसमें अर्थराइटिस में 2-3 है। एक वात रक्त होता है जिसको गाउट कहते हैं, जो वात और पित्तज होती है, और जिसके अंदर स्किन लाल हो जाए उसमें विरेचन कर्म दिया जाता है। और विरेचन कर्म दे दिया तो वस्ती मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि स्नेहन भी हो गया, स्वेदन भी हो गया, आगे विरेचन पेट की सफाई भी होगी, बशर्ते उसको कब्जी ना हो। आम आदमी ऐसे अंदर आम आदमी दे सकते हैं बस्ती में, दबा दे, हम दे सकते हैं, लेकिन आप वहाँ में कप बाहर निकालने के लिए वमन कर्म करने हैं, ठीक बात है जी, वमन कर्म कर ले, लेकिन इसमें आम वात में भी दस्त वाली एक कॉर्नर लेना, ये एक अपवाद है साफ करके आम इसमें वात का, मैं ध्यान दे रहा, लेकिन कफज दोष होता है, लेकिन इसमें अपवाद है कि आम वात में हमेशा पित्त दोष दिया है, सबसे पित्त को सॉरी ओस दिया तो कफज चलती है, लेकिन विरेचन वाली पंचकर्म विरेचन वाला होगा, ये एक अपवाद है आम वात का। अच्छा, इसमें विरेचन होता है आम आदमी। हाँ विरेचन होता है, इसमें आम वात में विरेचन है, लेकिन ये कफज है। आम का मतलब क्या है, चिकना कफ है, लेकिन इसमें विरेचन होता है। कपड़े भी ले लो, क्योंकि आम वात में क्या कि पेट में बनता है, ये अपवाद है। हाँ अपवाद है। और ये आम बनेगा, ये पेट में बनेगा, पेट में जो कोई भी चीज बनेगी वो वस्ती और विरेचन से निकलेगी, छाती में बनेगी वो उससे निकलेगी। ठीक है। अब और बहुत सारी चीजें आपको जो बुक में लिख के देंगे तो सारा क्लियर कर देंगे। चलो ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपका वो ले जाना।